में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है, जहां पर आज सीएम गोरखपुर को 150 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात देने वाले हैं और 16 योजनाओं का शिलान्यास करने के साथ ही 9 योजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। और इसके बाद सीएम योगी सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। तो सीएम योगी का गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन और गोरखपुर वासियों के लिए 150 करोड़ की सौगात। बातचीत करने के लिए रामगोपाल हमारे साथ गोरखपुर से जुड़ गए हैं। रामगोपाल, कब से कार्यक्रम की शुरुआत होगी, क्योंकि आज 150 करोड़ की सौगात गोरखपुर वासियों को? बिल्कुल, कार्यक्रम की शुरुआत 11 बजे से शुरू हो जाएगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिग्विजयनाथ पार्क में आएंगे और वहीं पे जो है एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा तोहफा आज मुख्यमंत्री देने जा रहे हैं उसको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। इस वक्त ये जो जोन है, वेंडर जोन है, स्ट्रीट जोन, यही आज करीब 500 दुकानदारों को दिया जाएगा और यही इसी तरीके से 3 जगहों पे बनाया गया है। एक इस वक्त मैं जहां पे खड़ा हूं ये कचहरी बस स्टैंड है, इसी के साथ टीपी नगर और फिर आजाद चौक पे ये बनाया गया है। ये प्रथम चरण में अभी 500 दिए जाएंगे और दूसरे चरण में करीब 9,500 दुकानें इस तरीके से और मिलेंगी। तो यानी कि जब जो स्ट्रीट वेंडर सड़कों पर दुकान लगाते थे, जिनके कारण जाम होती थी और उनको भी कई तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता था, आज उन समस्याओं से वो निजात पा जाएंगे। और इसी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पे कई सड़कों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, गोरखपुर और उसके आसपास सड़कों का एक जाल सा बन बिछ गया है और जो ग्रामीण इलाके की सड़कें हैं वो भी बेहतर ढंग से बनाई जा रही हैं। तो उसी में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिलान्यास करेंगे। उस कार्यक्रम के बाद वो सर्किट हाउस आएंगे और वहां पे अभ्युदय योजना के तहत चयनित छात्रों से बात करेंगे, उनसे फीडबैक लेंगे कि जो प्रतियोगी छात्रों के लिए उन्होंने कोचिंग की व्यवस्था शुरू कराई है वो किस तरीके से चल रही है, उसमें क्या क्या और बदलाव किए जा सकते हैं। इसके बाद मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो है अपनी लाइब्रेरी को डिजिटल कर रही है, तो इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उस डिजिटल लाइब्रेरी का डिजिटल तरीके से ही लोकार्पण करेंगे। यानी कि सर्किट हाउस में ही बैठ के और वहां से 5 किलोमीटर की दूरी पे मौजूद स्थित मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी का सर्किट हाउस से ही आज कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आज अधिकारियों के साथ समीक्षा भी करेंगे कि एक तरफ योजनाएं शुरू होती हैं तो वो कहां तक पहुंची है, क्या उसका लाभ आम लोगों तक मिल पा रहा है कि नहीं पा रहा है। तो योजना तो शुरू करते ही है, साथ साथ उसकी समीक्षा भी करते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसका सबसे ताजा उदाहरण अभी मैं कल का आपको दूं कि कल जब फर्टिलाइजर का उन लोग निरीक्षण कर रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री वी सदानंद गौड़ा, तो वहां पे अधिकारियों से पूछा गया कि इसका काम कब तक पूरा हो जाएगा। तो अधिकारियों ने कहा कि हम जुलाई में पूरा करके और ट्रायल शुरू कर देंगे। तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसका डेडलाइन उनको 30 जून दिया है कि 30 जून के पहले आप हर हाल में काम पूरा करके ट्रायल रन शुरू कर दीजिए, जिससे जुलाई में इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है लोकार्पण कर सके। तो यानी कि मुख्यमंत्री सिर्फ समीक्षा ही नहीं करते हैं, एक टारगेट भी सेट करते हैं और उस टारगेट को सेट करने के बाद वो लगातार काम की प्रगति को भी देखते हैं। इसी तरीके से गोरखपुर वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग हो या फिर जो है जंगल कौड़िया मोहद्दीपुर 4 लेन हो या फिर महाराजगंज फोल, एक एक सड़क की वो प्रगति रिपोर्ट लेते हैं और उस पर ये जानते हैं कि किस हफ्ते में कितना काम हुआ। मतलब हर हफ्ते वो रिव्यू लेने की कोशिश करते हैं। तो मुख्यमंत्री कोई भी उद्घाटन या उद्घाटन करने के बाद या शिलान्यास करने के बाद उस चीज को भूल नहीं जाते हैं, उसका बराबर फीडबैक लिया करते हैं और उसी के तहत जो है आज भी फीडबैक लेंगे। बिल्कुल रामगोपाल, कहा जा सकता है योजनाएं तो शुरू कर दी जाती है, शिलान्यास कर दिया जाता है, लेकिन काम कहां तक पहुंचा है और काम अगर पूरा हो गया है तो कब तक जनता के लिए समर्पित होगा। तो इस बात का भी खासा ख्याल लगातार सीएम योगी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और आज एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान का 62वां जन्मदिन है और इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। ट्विटर पर सीएम योगी ने कहा कि जनप्रिय, जुझारू, कर्मठ राजनेता शिवराज सिंह को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम से आपके स्वस्थ, सुदीर्घ, सफल और सुयशपूर्ण जीवन की कामना करता हूं। और रिलायंस के कर्मचारी और अधिकारी और उनके परिवार वालों के लिए खुशखबरी है। रिलायंस फाउंडेशन ने अभी अपने सभी स्टाफ और उनके परिवार वालों को कोरोना वैक्सीन वो लगवाएगी। कंपनी इसका पूरा खर्च उठाने वाली है। रिलायंस फाउंडेशन का ये बड़ा ऐलान है। कंपनी की तरफ से ये ऐलान किया गया है
कि कर्मचारियों को वैक्सीन खुद कंपनी लगवाएगी और जो भी खर्चा होगा वो कंपनी ही उठाएगी। कोरोना वैक्सीनेशन का खर्च कंपनी उठाएगी। कर्मचारियों के परिवार वालों को भी ये वैक्सीन मिलेगा। हम आपको बता दें कि इस वक्त आरआईएल में करीब 6 लाख से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं और अगर उनके परिवारों को भी जोड़ लिया जाए तो 19 लाख सदस्य हैं जिनका कोरोना वैक्सीन अब कंपनी करवाएगी। और अलीगढ़ से खबर है, अलीगढ़ के टप्पल में आज समाजवादी पार्टी और किसान महापंचायत कर रही है। किसानों की मांगों के समर्थन में यह महापंचायत हो रही है जिसमें पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। इसके अलावा महापंचायत में आरएलडी के महासचिव जयंत चौधरी भी शामिल होंगे। तो महापंचायत में शामिल होंगे अखिलेश और जयंत। और बताया जा रहा है कि ये पहली महापंचायत है किसानों की जिसमें कि अखिलेश खुद मौजूद रहने वाले हैं। और एक बड़ी खबर की भी बात करते चले, नोएडा के एसएसपी रहे आईपीएस अधिकारी वैभव कृष्ण अब बहाल कर दिए गए हैं। 13 महीने से अधिक समय तक सस्पेंड रहने के बाद आईपीएस अधिकारी वैभव कृष्ण बहाल कर दिए गए हैं। 9 जनवरी 2020 को वैभव कृष्ण नोएडा के एसएसपी रहते हुए निलंबित किए गए थे और करीब 1.5 साल बाद वैभव कृष्ण को बहाल कर दिया गया है। उन पर गोपनीय जांच रिपोर्ट लीक करने का आरोप लगा है। साथ ही एक महिला के साथ उनकी कथित वीडियो चैट भी वायरल हुई थी जिसके आधार पर उन पर कार्रवाई की गई थी। और सिद्धार्थनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें 50,000 के नामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एनकाउंटर में एक सब इंस्पेक्टर और एक सिपाही घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश एसटीएफ और एसओजी की ज्वाइंट ऑपरेशन में बदमाशों को गिरफ्तार किया गया था। तो सिद्धार्थनगर से खबर है, यहां पर बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई और इस पुलिस की मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि एसटीएफ और एसओजी की और पुलिस की ज्वाइंट ऑपरेशन था जिसमें एक सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल भी घायल बताया जा रहा है। और पीलीभीत में भारत नेपाल बॉर्डर पर पुलिस और तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। नेपाल पुलिस और भारतीय तस्करों के बीच मुठभेड़ में एक तस्कर की मौत हो गई है और दूसरा इस वक्त घायल है। एक तस्कर ने भारतीय सीमा में घुसकर अपनी किसी तरह से जान बचाई है। बॉर्डर पर मुठभेड़ की खबर के बाद जिले के आला अफसर और एसएसबी के जवान समेत कई थानों की फोर्स इस वक्त मौके पर पहुंच गई है। जानकारी एसएसबी के माध्यम से प्राप्त हुई है कि 3 व्यक्ति जो भारतीय नागरिक वहां नेपाल में गए थे, नेपाल पुलिस से किसी बात पर कन्फ्रंटेशन हो गया जिस पर नेपाल पुलिस की गोली से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है जो वहां हॉस्पिटल में है नेपाल में, और एक व्यक्ति इस साइड आ गए हैं और एक व्यक्ति का भी पता नहीं चल पाया है। हम लोग जो इस साइड आए हैं उनको ढूंढ करके उनसे पूछताछ करने का प्रयास कर रहे हैं। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स यानी रहने के लिए बेहतर शहरों की लिस्ट अब जारी कर दी गई है। 111 शहरों की लिस्ट में उत्तर प्रदेश के 14 शहर शामिल किए गए हैं। लखनऊ 26वें स्थान पर रहा है जबकि वाराणसी 7वें पायदान पर रहा है। छोटे शहरों में झांसी 34वें स्थान पर रहा। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की ओर से ये लिस्ट जारी की गई है। और प्रधानमंत्री मोदी को एक और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिलने जा रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी को सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। साल 2016 में इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी और ये सम्मान भविष्य की जरूरतों के मुताबिक वैश्विक ऊर्जा, पर्यावरण और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े मामलों के लिए नीतिगत हल निकालने के नेतृत्व में प्रतिबद्धता को देखते हुए दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी शाम 7 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। और केंद्रीय कौशल विकास मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए 1,11,000 रुपए की समर्पण राशि दी है। डॉक्टर महेंद्र पांडे के साथ साथ दीनदयाल नगर के सैकड़ों लोगों ने भी राम मंदिर निर्माण के लिए योगदान दिया। इस दौरान डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने बंगाल चुनाव
और महंगाई को लेकर भी अपनी राय दी। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी ही पश्चिम बंगाल को सोनार बंगाल बना सकती है। आयोग ने वहाँ 8 चरणों में चुनाव कराने की कोशिश की है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर व्यवस्थाएं ठीक रखी जा सकें, लेकिन इन सब के साथ अपने जीवन को उत्सर्ग करते हुए अनेक कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन बलिदान दिया वहाँ। अब तक भाजपा के 136 कार्यकर्ताओं की मौत हो चुकी है, लेकिन वे सोनार बांग्ला भाजपा ही बना सकती है, इस सपने को लेकर के चल रहे हैं और जानते हैं कि नरेंद्र मोदी की कथनी करनी में समानता है। और रायपुर के लोगों को दुनिया के तमाम दिग्गज क्रिकेटर्स को करीब से देखने का मौका मिलने वाला है। मार्च से रायपुर में वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज का आगाज होने जा रहा है और इस वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज का मकसद तो लोगों को रोड सेफ्टी के प्रति जागरूक करना है, लेकिन यहां मुकाबला जबरदस्त दिखने वाला है। रायपुर में क्रिकेट के सितारे, भगवान भी खुद पहुंचे द्वारे, क्रिकेट के युवराज भी पधारे, सहवाग दिखाएंगे बल्ले की धार, महान क्रिकेटर करेंगे कमाल। रायपुर में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज, क्रिकेट का महाकुंभ। जी हां, तैयार हो जाइए क्रिकेट के सबसे दिलचस्प और रोमांचक मुकाबले के लिए, क्योंकि 5 मार्च से रायपुर में दुनिया के तमाम दिग्गज क्रिकेटर अपनी बैटिंग और बॉलिंग का जलवा बिखेरने वाले हैं। 5 मार्च से शुरू हो रहा है क्रिकेट का महाकुंभ, जिसे रोड सेफ्टी वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज का नाम दिया गया है। देखिए, इस वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज में शामिल होने जब क्रिकेट के भगवान यानी सचिन तेंदुलकर और उनके साथी क्रिकेट के युवराज यानी युवराज सिंह पहुंचे, तो उनका कैसा भव्य स्वागत हुआ। कोरोना के खतरों के चलते दोनों ही दिग्गज खिलाड़ी पीपीई किट में नजर आ रहे थे। इंडियन टीम के कुछ खिलाड़ी पहले ही रायपुर पहुंच चुके हैं और वो मैदान पर पसीना बहा रहे हैं। इनमें यूसुफ पठान और प्रज्ञान ओझा भी शामिल हैं। कई युवा क्रिकेटर भी इस वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज में अपना जौहर दिखाने वाले हैं। तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। खुद सूबे के डीजीपी डीएम अवस्थी ने नवा रायपुर के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का जायजा लिया। रोड सेफ्टी वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज के आयोजन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था देखी और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए ताकि कहीं कोई कमी न रह जाए। अब जरा क्रिकेट के इस महाकुंभ से जुड़ी कुछ खास बातें जान लीजिए। 5 मार्च से 21 मार्च तक होंगे मुकाबले। सीरीज के दौरान कुल 15 मैच होंगे। 6 देश प्रतियोगिता में ले रहे हिस्सा। भारत, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका की टीम, श्रीलंका, बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज की भी टीम। 5 मार्च को भारत का बांग्लादेश से मुकाबला। सीएम भूपेश बघेल प्रतियोगिता का करेंगे शुभारंभ। कोविड के चलते बबल जोन में रहेंगे सभी प्लेयर्स। 2500 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी रहेंगे तैनात। वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज के सभी मैच नाइट में होंगे। तो फिर तैयार हो जाइए क्रिकेट के रोमांचक और रंगारंग महाकुंभ का हिस्सा बनने के लिए और अपने शहर में क्रिकेट के सितारों को साक्षात देखने के लिए बस इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कोरोना का टीका लगवाया है। जय प्रताप ने कोरोना की पहली डोज ली है। लखनऊ के सिविल अस्पताल जाकर वैक्सीन की पहली डोज लगवाई है। तो स्वास्थ्य मंत्री ने अब कोरोना का पहला डोज लगवा लिया, यानी टीका लगवा लिया है। जय प्रताप ने कोरोना की पहली डोज लगाई है।
बताया जा रहा है कि सिविल अस्पताल पहुंचे और वहीं पर उन्हें ये टीका लगाया गया। तरह से व्यवस्था उत्तर प्रदेश में थी और आज भी जो भी हमारे डॉक्टर्स के माध्यम से, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के माध्यम से इन लोग के लगातार 24 घंटा काम करने से और संसाधन की कोई कमी हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा न होने देने का, सारे उपकरण, सारा प्रबंधन, इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर की व्यवस्था, ये सारी चीज़ लेके सभी प्रशासनिक अमला, हमारा पूरा हेल्थ का। और टीवी पर पहली बार आ रहा है एक अनोखा शो, नेटवर्क 18 की एक खास पेशकश, वाईजूस यंग जीनियस। 6 मार्च को शाम 7:30 बजे न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर मिलिए उड़ीसा के 10 साल की बांसुरी वादक अनिर्बान रॉय से। मेरा नाम अनिर्बान रॉय है, मैं क्लास 5 में पढ़ता हूँ, मैं 10 साल का हूँ और मैं एक फ्लूट प्लेयर हूँ। ये है यंग जीनियस, जिसकी सुबह और शाम की साथी बांसुरी है। ये है यंग जीनियस जो 4.5 साल की उम्र से बांसुरी थाम चुका था, जिसके पास अब 100 से ज्यादा बांसुरियां हैं, जिसके गुरु उसके पिता हैं। मेरा एम है कि वन डे मेरा ये जो बांसुरी का धुन है वो सारा वर्ल्ड में बजे और इवन मून तक। नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो, दंग करने वाले उड़ीसा के अनिर्बान रॉय के साथ। जब मैं रात में सोता हूँ तो पापा कोई ना कोई राग चला देते हैं, वो मैं 80% या 90% बजा देता हूँ। ये अच्छा सिस्टम है, रात को राग ऑन करके अपलोड और सुबह उठ के बांसुरी पे डाउनलोड। जो प्रतिष्ठित MS सुब्बलक्ष्मी फेलोशिप पाने वाले सबसे छोटे बच्चों में से एक है, जिसे सुरेश वाडकर ने मास्टर मदन अवार्ड से नवाजा, जिसके वीडियो YouTube पर 20 लाख से ज्यादा बार देखे गए। मैं श्योर हूँ कि गॉड मेरे लिए कुछ अच्छा ही प्लान करके रखे है। आ रहा है ये यंग जीनियस